नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। देखिए, राम मंदिर के मामले में हमने 6 एपिसोड किए थे और उन 6 एपिसोड में जो मुझे उस समय समझ में आया, कानूनी चीज़ों को जानने की वजह से, या फिर राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ा रहा इसलिए, या फिर मैं कहूँ कि अभियान के साथ मैं जुड़ा रहा अभियान प्रमुख के नाते, और इसके अतिरिक्त उस केस से भी जुड़ा रहा। एक रिसर्चर होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, या एक प्रवक्ता होने के नाते बहुत सारी चीज़ों में अंदर घुसना पड़ता है, इसलिए बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है। मैंने उस समय ट्रस्ट की डीड और ट्रस्ट की डीड के अलावा जो पूरा प्रोसीजर चल रहा था चंपत जी को हटाने का, जो मन बना लिया था लोगों ने, और राम मंदिर पर कब्जा करने का जिन लोगों ने मन बना लिया था, ऐसा मैंने उस समय एक एक विषय लिया था कि भाई अगर ट्रस्ट का जो ट्रस्ट डीड है उस ट्रस्ट डीड को ध्यान में रखें, ट्रस्टियों को ध्यान में रखें, प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान में रखें, वोटिंग राइट वाले लोगों को ध्यान में रखें, कोषाध्यक्ष को ध्यान में रखें। आप सभी को मैं इसलिए साधुवाद कहता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करके साधुवाद करता हूं, क्योंकि वो सारी वीडियो आपने देश में जो वायरल की या जो शेयर की, उस शेयर की वजह से जो लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे उनके पैर थरथराने लगे, कांपने लगे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जो हकीकत में जिनके ऊपर सवाल होना चाहिए था उन लोगों को भी जवाब देना पड़ा। मीडिया का भी धन्यवाद मैं देता हूं, क्योंकि मीडिया ने हमारे इन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद, इनके पीछे के लॉजिकल ग्राउंड सुनने के बाद उन लोगों से प्रश्न करने शुरू कर दिए थे। और एसआईटी बैठी, एसआईटी तो पहले ही बैठी हुई थी, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार सभी को था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जो पीआईएल लेकर गए थे या पिटीशन लेकर गए थे, उन लोगों ने भी ये कहा था एसआईटी से हमें संपर्क करने की बात कही जाए। मैंने उस पर भी एक 7वां एपिसोड बनाया था, और वो एपिसोड ये बनाया था कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई सुझाव हैं तो हमें दे दीजिए, नहीं तो सॉलिसिटर जनरल को दे दीजिए, वो एसआईटी तक पहुंचा देंगे। एसआईटी उन विषयों को कंसीडर करेगी, लेकिन आप एसआईटी में इंटरवीन करें ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप उसमें अपना पक्ष रखें ऐसी नहीं दी जा सकती। वो जो एसआईटी चोरी के मामले की एसआईटी है, वो चोरी पर कॉन्सेंट्रेट रहने दीजिए, उनको ढूंढने दीजिए। एसआईटी ने 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी, उनके घरों को भी सीज करवाया गया था। संपत्ति पहले ही, जैसे ही चंपत जी को पता लगा था तो वो संपत्ति वापस भी आ गई थी। बहुत सारी जो कैश लाया जा सकता था वो वापस भी आ गया था। उसके बाद भी बवाल चलता ही रहा। देश ने एक प्रेशर बनाया, कुछ लोगों ने प्रेशर बनवाया, प्रशासनिक लोगों ने प्रेशर बनवाया, जो मंदिरों को सरकार के अधीन रखना चाहते हैं, अपने उत्तराधिकारियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, और जो पहले से राम मंदिर पर गोलियां चलवाते आए, जो पहले से यहां पर भी केंद्र में भी, या फिर मैं कहूं 2G 3G घोटाला और इन सब विषयों पर जो हावी रहे, लेकिन वो अपने आप को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गए। उनकी सलाह पर एलएनटी को काम दिया गया, उनकी सलाह पर जो एडवाइजरी बोर्ड रखा गया, टाटा को रखा गया। उनके सामने ये बताया गया था कि भाई देखो, अशोक जी सिंघल का क्या विचार था इस अयोध्या नगरी को वेटिकन सिटी से भी भव्य बनाने का, या फिर हिंदू धर्म का मुख्य स्थान बनाने का। ये अशोक जी सिंघल जिन्होंने पूरा आंदोलन इस विषय पर छेड़ा था, उनके साथी ही चंपत जी थे। अब देखिए, मैंने कहा था एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चंपत जी को बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि एसआईटी जब तक अपनी जांच कर रही है तब तक मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अभी उन्होंने श्वेत पत्र जारी कर दिया है, 1-2 पत्र जारी किए हैं। अभी इन पत्रों का सिलसिला फिर और बड़ा होने वाला है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। लेकिन उसमें उन्होंने जो खोला है, जो डिस्क्लोज किया है, वो गजब है। पहली बात तो हम सबको मालूम है कि एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, एसआईटी ने चंपत जी को किसी भी प्रकार से दोषी, छोड़ दीजिए इंटेंशन भी उसका नहीं पकड़ा। चंपत जी के विषय में एसआईटी एकदम क्लियर है कि चंपत जी किसी भी मामले में किसी भी तरह से इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है ही नहीं, और दूसरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। हालांकि टीवी चैनल्स पर जो डिबेटें चल रही थी, उन डिबेटों में नृपेंद्र मिश्रा साहब कह रहे थे ये आदमी तो ईमानदार है लेकिन प्रशासनिक अनुभव नहीं है।
ये जो उनकी लाइन थी कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो उसको ही ये पूरी ट्रस्ट का काम संभालना चाहिए, उसको ही इसका वो होना चाहिए, मतलब सेक्रेटरी होना चाहिए। लोगों ने पूछा भी था, मुझे याद है, लोगों ने पूछा नितिन मिश्रा साहब से कि आप भी हो सकते हैं, तो वो बड़े मुस्कुराए। फिर लोगों ने पूछा कि आपको अगर दे दिया जाए, तो तब भी वो मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट बता रही थी कि सारा खेल कहां से खेला गया और चंपत जी को हटाकर कौन बैठना चाहता था। लेकिन वो इंटरव्यू जिसमें वो मुस्कुराए थे, वो मुझे कचोट रहा था, बहुत तेजी से कचोट रहा था। इसीलिए उसी दिन हमने एक एपिसोड किया था और कहा था कि कहानी कहां की है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी भी वो 5 एपिसोड शुरू के ना देखे हों, तो उनकी प्लेलिस्ट है, इसको भी मैं जो आज बोल रहा हूं वो भी प्लेलिस्ट में ही जोड़ देंगे हम। वो प्लेलिस्ट आप बजाकर देखिएगा तो आज जो हो रहा है वो उस समय जो हुआ पिछले 2-3 महीने में, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ मैंने पहले बताया था, आज वही सब कुछ सिद्ध हो रहा है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा को और इनको बिल्कुल क्लीन चिट दी। क्लीन चिट से मतलब है कि उनका कोई दोष नहीं। और मैं शुरू से कहता आया, मैंने, आपको याद होगा कि अगर रिलायंस कंपनी में, टाटा कंपनी में कहीं चोरी होती है तो क्या रिलायंस के सीईओ को हटा देना चाहिए? क्या रिलायंस के चेयरमैन को हटा देना चाहिए? क्या अंबानी बंधुओं को बाहर कर देना चाहिए? या फिर अडानी के ग्रुप में कुछ चोरी होती है तो क्या अडानी को बाहर कर देना चाहिए, या फिर उसको पकड़ना चाहिए जिसने चोरी की है? चोरी अगर करवा रहे होते तो फिर समझ में आता कि भाई चोरी करवा रहे थे इसलिए इन्वॉल्वमेंट, जिस व्यक्ति को खुद नहीं मालूम, क्योंकि चोरी की जो डेफिनेशन है बीएनएस में या फिर आईपीसी में, वो डेफिनेशन ये कहती है कि बिना, जिसके पोजीशन में कोई चीज हो उसकी बिना नॉलेज के कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस इंटेंशन के साथ कि वो इसको ले जा रहा है, वो उसका स्वामित्व रखना चाहता है, उसको चोरी कहते हैं। तो चोरी की परिभाषा में पहली चीज आती है कि जिसके पोजीशन में है उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको जानकारी है तो ये चोरी नहीं है। चंपत जी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जब वो आए तब उनको पता लगा कि ये प्रकरण है, तो वो पहले खजाने में गए। खजाने जहां पर ये गिना जाता था, सीसीटीवी कैमरे की वो सब सुरक्षित की। फिर उसके साथ उन्होंने उन लोगों के घरों पर दबिश डलवाई, पुलिस को साथ में लेकर गए और वहां से ये सब हुआ। फिर वो खुद ही एफआईआर लिखवाने भी गए कि भाई एफआईआर लिखिए और इनको पकड़िए। एफआईआर लिखने से पहले कुछ लोगों ने उनको रोक दिया और एफआईआर रुक गई। ये प्रकरण हमने सबने देखा। एसआईटी ने जिस प्रकार से उनको, चूंकि एसआईटी कोई एसआईटी नहीं है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन है जो उत्तर प्रदेश के सबसे काबिल अधिकारी हो सकते हैं। उन्होंने सारी चीजों पर क्लैरिटी रखते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट अगर कोई ये सोच ले कि भाई ये कुछ दिमाग लगाकर बना सकते हैं या किसी को बचाना चाहते हैं, तो रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में जमा हुई है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रिपोर्ट है। यहां तक कि विरोधियों ने उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि भाई हमको दिखाओ। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, बंद लिफाफे में है, ये बंद लिफाफे में ही रहेगी, आपके जो सुझाव हैं वो दे दीजिए। और एसआईटी काम कर रही, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक आपका कोई इंटरवेंशन नहीं होता, क्योंकि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन करके पूरा करेगी। ये बात हुई। तो चंपत जी तो बाहर हो गए, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होना था वो था चंपत जी का जवाब देना। चंपत जी ने जो 2 श्वेत पत्र जारी किए, उन 2 श्वेत पत्रों को हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि चंपत जी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो ये था कि वो चोर तो नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, भले आदमी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सब कुछ हैं, ये सब कहा गया था कि वो सब कुछ हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए उनको जानना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात तो ठीक है मोरल आधार पर, लेकिन लीगल आधार पर ठीक नहीं है। और मोरल अगर बड़े बैकग्राउंड को देखेंगे कि साजिश के तहत ये हो रहा है तो भी ठीक नहीं। इस राम मंदिर के मामले में अगर आप उसकी पैरिटी बिठाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी कि जो दक्षिण भारत में खेल खेले गए वही सेम खेल राम मंदिर के मामले में भी खेला गया। ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको समझ आ जाए।
आज जो चंपत जी ने श्वेत पत्र जारी किया है, मैंने कई बार कह चुका हूं, चंपत जी एक लेक्चरर थे और वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, उन्होंने परिवार त्याग दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर वो फक्कड़ घुमक्कड़ की तरह बिना किसी अकाउंट के, बिना किसी धन के एक झोले में 4 कपड़े रखकर और निकल पड़े प्रचारकी करने, निकल पड़े हिंदू समाज का काम करने के लिए। और उस व्यक्ति के ऊपर अगर पीछे से बैकग्राउंड चेक किया जाए, क्योंकि अब तक मीडिया सब कुछ निकाल रही होती, विरोधी सब निकाल रहे होते, इनके घर बन गए, इनका बंगला बन गया, इनका पैसा यह आ गया, जैसे बाकी लोगों का निकाल लिया। तो चंपत जी के पास अगर 2 रुपए भी होते तो शायद अब तक वो पूरा प्रकरण खोलकर सामने लाया गया होता। एक प्रकरण और आया, क्योंकि चंपत जी बनिया समुदाय से आते हैं, यानी कि वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज ने भी सही से बाद में जब उनको सच्चाई पता लगी तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक वैश्य जो अच्छा काम कर रहा था, जिसका काम वैश्यों का, एक बात तो माननी पड़ेगी, देश भर में वैश्य दुकान पर चाहे जो चिंदी चोरी करता हो, लेकिन वो धर्म के मामले में, मंदिरों के मामले में, गुरु या फिर धर्मशालाओं के मामले में अग्रणी भूमिका में रहता है। वो अपना धन अच्छा निकालता है देश भर में, ताकि मंदिरों की व्यवस्था अच्छी रहे और वहां जो यात्री आते हैं, जो वहां आते हैं दर्शनार्थी, उनके लिए भी व्यवस्था हो तीर्थ स्थलों पर। ये वैश्यों ने पूरे देश भर में इस पर महारत हासिल कर रखी है और वो इस काम में लगे भी रहते हैं। जब जिस वैश्य समाज का ऐसा मंतव्य हो कि धर्म के काम के लिए मैं आगे आऊंगा, उस समाज से कोई व्यक्ति, हालांकि वो प्रचारक हो गए तो उनकी कोई जाति और उनका कोई संप्रदाय नहीं रहा, वो प्रचारक का मतलब है कि वो राष्ट्रीय सिस्टम में आ गए और राष्ट्रीय सिस्टम में जब वो आ गए तो फिर उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब उनके लिए जाति पंथ तो सब बाहर चला गया। जिसका जाति पंथ सब बाहर चला गया हो, वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर आया हो, परिवार छोड़कर आया हो और जिस समुदाय का उद्देश्य हो कि धर्म के काम में लगेंगे, अपनी जेब से खर्च करेंगे, उस व्यक्ति पर सवाल खड़े करने का मतलब पूरे के पूरे वैश्य समाज पर सवाल खड़े करना, पूरे औद्योगिक समाज पर सवाल खड़े करना। लेकिन सौभाग्य, भगवान तो कहीं है ना, वहां राम मंदिर में भगवान तो है ना, जहां हुतात्माएं बैठी हैं। तो फिर वहां का जब प्रकरण आप देखेंगे तो चंपत जी ने अब उसको डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। उनका जो श्वेत पत्र टाइप का पत्र आया, वो क्या कह रहा है? उस पत्र में उन्होंने कहा कि भाई देखो, राम मंदिर इस सन में ये विवाद हुआ, इस सन में बाबर ने बनाया, इस सन में, एक तो उन्होंने पूरे पॉइंट इंसाइक्लोपीडिया बताया है, 104 पॉइंट बताए हैं, उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा जो उन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन के विषय में क्या है, तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा कि भाई अशोक जी सिंघल की जो मंशा थी, जब राम मंदिर आंदोलन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और डिसीजन के बाद ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट में निपिन मिश्रा जी डाले गए, स्पेशली निपिन मिश्रा जी का नाम लिखा उन्होंने कहा उनके लिए साधुवाद कहना चाहिए कि 2020 कोरोना काल में शुरू हुआ तो 2026 में कंप्लीट होगा। ये निपिन मिश्रा जी की ही काबिलियत थी जो उन्होंने बनवा दिया। ठीक है बात। अब वो प्रश्न है जिसमें निपेन जी ने कहा था कि भाई ये तो जिम्मेदारी चंपत जी की है, वो सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी एक सीईओ यहां पर होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है। तो मैंने उस समय ही कहा था, हमने कहा था कि 15 सदस्यों की जो टीम बनाई गई है उसमें 10 सदस्य तो वोटिंग राइट वाले थे, एक सदस्य उसमें निर्मोही अखाड़े के थे जो नॉमिनेट किए गए थे क्योंकि वो पार्टी थे, और बाकी के 4 सदस्य तो उसमें आईएएस ऑफिसर थे, जिसमें निपिन मिश्रा साहब खुद भी थे। केंद्र सरकार की तरफ से एक आईएएस था, एक राज्य सरकार की तरफ से आईएएस था, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव, निपिन मिश्रा साहब खुद, ऐसे 4 रिप्रेजेंटेटिव उसमें हुआ करते थे। निपिन मिश्रा निर्माण कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। निर्माण कमेटी में उन्होंने 6 अपनी पसंद के लोग रखे। ये बात चंपत जी ने आज डिस्क्लोज की कि उन्होंने अपनी पसंद के 6 लोग रखे अपनी निर्माण समिति में, उसमें निर्माण समिति में किसी का कोई रोल नहीं। अब वो जब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पसंद के 6 लोग रखे जो उनके सलाहकार हो, निर्माण समिति हो, तो फिर यहां ध्यान रखने की बात यह है कि वो निर्माण समिति के जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें भी मोस्टली आईएएस हैं। चंपत जी जो कहना चाहते थे वो ये था कि निर्माण में हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही कोई सजेशन है, ना ही कुछ है, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है।
अब निर्माण में रोल नहीं है, जो कुछ धन देश भर से इकट्ठा किया गया वो तो निर्माण समिति के पास ही था, वो तो ट्रस्ट के पास था। तो निर्माण समिति काम करेगी तो पैसा कहां से लेगी? पैसा तो ट्रस्ट से मांगेगी, और ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव यानी कि ट्रस्ट के महामंत्री तो चंपत जी हैं। तो स्वाभाविक है लोग ये सोच सकते हैं कि ट्रस्ट में जो निर्माण में भी जो गबलेबाजी हुई होगी, खरीद फरोख्त, क्योंकि सारा खेल निर्माण में ही है, तो निर्माण में अगर जो हुआ होगा वो चंपत जी को मालूम होगा। उन्होंने आज स्पष्टता उस बात की। आपको याद होगा मैंने उस दिन भी कहा था कि ट्रेजरर तो गोविंद देवगिरी जी हैं। गोविंद देवगिरी जी से क्यों नहीं पूछा? भाई उनसे पूछिए ना कि ये जो चंदा चोरी है, पैसा आने से लेकर और बैंक तक, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है। ये तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो इसलिए ट्रेजरर रखा जाता। अब वो कहते हैं मैं तो गए नहीं अयोध्या में। मैं आपको बताता हूं, वो अयोध्या में जब भी आए तो वो ट्रस्ट के कार्यालय में, ट्रस्ट का जो स्थान था रहने का, वहां गेस्ट हाउस में नहीं रहे। आखिर क्यों? ऐसा क्या उनको समस्या थी कि सारे पदाधिकारी ट्रस्ट का बढ़िया वीआईपी गेस्ट हाउस बना हुआ है, ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में ना रुककर वो किसी अपने भक्त के यहां रुकते थे। और उस भक्त के विषय में भी लोगों ने जो बताया मुझे अयोध्या से, उन्होंने कहा जो भक्त का स्ट्रक्चर है वो एकदम अचानक करोड़ों में निकल गया, उनकी धन संपदा एकदम करोड़ों में बढ़ गई। आखिर गोविंद देवगिरी जी महाराज जो ट्रेजरर ने, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रस्ट में जो पैसा आया वहां से लेकर जो खर्च होगा वो उनकी ही जिम्मेदारी है, उनके भक्त जिसके यहां वो रुकते थे, ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकने की बजाय वो वहां रुकते थे, उस व्यक्ति के पास एकदम खजाना कहां से खुल गया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो गोविंद देवगिरी जी देंगे। अब बचती है निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि अब जो मैटर खुलेगा इन फ्यूचर वो निर्माण में खुलेगा। निर्माण कमेटी के अध्यक्ष तो निपिन मिश्रा साहब हैं, वही मोटा माल है, 2000 करोड़ रुपए का खेल है वहां। निर्माण कमेटी के निर्माण समिति जो बनी है वो एक बिल बनाएगी, जो कुछ भी परचेज किया गया, उन्होंने आज चंपत जी ने अपने पत्र में बताया, जो कुछ भी परचेज किया गया, जो कुछ भी निर्माण किया गया, जो कुछ भी निर्माण में लगा सहयोग, वो निपेन मिश्रा जी ने ही एलएनटी को चुना, निपेन मिश्रा जी ने ही उसको टाटा को चुना, निपेन मिश्रा जी ने ही सब परचेजिंग की, निपेन मिश्रा जी ने ही सारे डिसीजन लिए। इसमें ट्रस्ट का कोई रोल नहीं है। डिजाइन किसी ने बनाई, उसने बनाई, डिजाइन अप्रूव्ड हो गई। उसके अलावा जो कुछ भी 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ और 1000 करोड़ तक खर्च हुआ, वो सब कुछ निपेन मिश्रा जी की अध्यक्षता में हुआ। अब निपेन मिश्रा जी ये कह सकते हैं, निर्माण समिति के अध्यक्ष जो कि पूर्व आईएएस हैं और जो मुलायम सिंह के पीएस हुआ करते थे, जिसमें गोली चली थी, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते आदेश उन्होंने ही दिए होंगे राम मंदिर पर, या मैं कहूं कार सेवकों पर गोली चलाने का। मुलायम सिंह ने तो केवल इतना कहा होगा कि भाई वो गुम्मद टूटने नहीं चाहिए। अब गुम्मद टूटने पर कितनी शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा ये तो निपेन जी ने तय किया था उस समय। 2G 3G घोटाले के टाइम पर भी वो ट्राई के अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो फिर मोदी जी बैठे तो मोदी जी ने भी उनको ही पसंद किया। इतने कितने कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, या फिर कितने होशियार लोग हैं कि वो सबको शीशे पर उतार लेते हैं। मोदी जी जैसे लोगों को भी उन्होंने शीशे पर उतार लिया। लेकिन यहां वो फेल हो गए हैं, क्योंकि यहां जो लोग बैठे थे मंदिर में वो लोग थे जो तपस्वी थे, वो लोग थे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित संघ के लिए कर दिया, जो मंदिर के लिए ही जिए और मंदिर के लिए ही मरने जा रहे हैं। लेकिन राजधर्म भी कोई धर्म होता है, इसलिए एसआईटी जब तक चल रही थी चंपत जी बोले नहीं। लेकिन अब उन्होंने कहा एक चीज जो उन्होंने बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा भाई देखो ये जो 4 सदस्य बाकी रखे गए थे, ये प्रशासनिक अधिकारी वहां प्रशासन संभालने के लिए रखे गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि हर महीने, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, हर महीने निपेन मिश्रा जी, एक मिस्टर मित्तल जो इंजीनियर थे और उनके एक छोटे इंजीनियर मिस्टर मित्तल वो भी थे, मित्तल एंड मित्तल, और उनके साथ वो आते थे, पूरे सिस्टम को देखते थे, पूरे सिस्टम में वो बैठकें करते थे और बैठक करके ये प्रशासनिक काम वो यहां देखा करते थे। निपेन मिश्रा जी के विषय में कहा गया वो तो जाते ही नहीं थे। अरे जाते नहीं थे तो मंदिर कैसे बना? लोग बाकी के 4 आईएएस ऑफिसर जो बैठे हुए थे, जिनमें एक तो इस समय पूरे संसार में तहलका मचाए हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन,
चीफ इलेक्शन कमीशन, आज के चीफ इलेक्शन कमीशन उस समय ये केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे गद्दावर आईएएस संजय प्रसाद, वो भी उसके सदस्य हुआ करते थे। तो फिर आप बताओ, ये 4 प्रशासनिक अधिकारी किस लिए? इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस लिए? इसके अतिरिक्त वहां पर एक सेपरेट आईपीएस उस पूरे मंदिर परिसर के लिए, और जो आईपीएस वैसा बैठा होगा तो वो बैठे ही होगा जो अयोध्या में बैठा होगा, अयोध्या जिले का, और बाकी अधिकारी होंगे ही होंगे। तो क्या इनका कोई रोल नहीं था? जमीन की खरीद फरोख्त से लेकर सब कुछ, जो कुछ भी हुआ, क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर हुआ होगा या प्रशासनिक अधिकारी? इसमें चंपत जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रशासनिक समझ नहीं है। हकीकत यह है कि प्रशासनिक लोग ही सब कुछ कर रहे थे। हकीकत यह है, प्रशासनिक लोग ही सब कुछ कर रहे थे। चंपत जी जो 9-10 लोग वोटिंग राइट रखते हैं, उनमें गोविंद गिरिदेव जी को हटा दीजिए, बाकी लोग ना तो आने वाले थे क्योंकि बड़े बड़े संत थे, और चंपत जी जब तक वहां बैठे थे वहां कुछ हो नहीं सकता, मतलब जो उनकी नॉलेज में है वहां कुछ हो नहीं सकता। यहां पर जो चंपत जी ने इशारा किया, जो व्हाइट पेपर उन्होंने जारी किया, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि भैया नितिन मिश्रा जी के देखरेख में सब कुछ यहां चल रहा था, वही सब कुछ कर रहे थे और वही निर्णय ले रहे थे। अब बच्ची पैसा कौन देगा? पैसा के लिए उन्होंने बाकायदा इसमें लिखा कि पैसा हमारे पास कोई चेकबुक, 3 अकाउंट थे, चाहे वो पीएनबी का अकाउंट हो, चाहे वो एसबीआई का अकाउंट हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में चेकबुक इशू नहीं करवाई गई थी। चेकबुक इशू नहीं करवाई गई थी का मतलब यह हो गया कि सेक्रेटरी कोई दस्तखत नहीं करेगा, सेक्रेटरी का धन निकासी में कोई रोल नहीं है। यह बात अब ट्रेजरर वर्सेस निर्माण समिति है, और ट्रेजरर को निर्माण समिति ने अपना बिल दिया, ट्रेजरर ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए, और वो बैंकिंग सिस्टम से, जैसे मैनुअली बैंक से निकलता है, बैंक में उसके कागज लगाए गए, समिति ने उस पर ओके किया, और तब वो जहां भी पैसा ट्रांसफर होना था वहां ट्रांसफर हुआ। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में भी, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में ना ही कोई चेकबुक और ना ही कोई आरटीजीएस, वो बैंक के प्रोसेस से हुआ, और बैंक के प्रोसेस से निर्माण समिति और दूसरी तरफ ट्रेजरर का मामला है। मैं समझता हूं आज चंपत जी ने थोड़ा सा शगुफा छेड़ा है जिसमें पूरे देश में हलचल हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद देखिए, राजधर्म इसको ही कहते हैं। आप कहें स्वधर्म और राजधर्म में कौन? तब वो कहते थे संत भी राजधर्म के मातहत आते हैं, तो राजधर्म ये था कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद कुछ बात करेंगे। एसआईटी ने जब उनको क्लीन चिट दी तो वो बात करने की स्थिति में आ गए, और अब उन्होंने जो पत्र जारी किए हैं उन पत्रों के माध्यम से इशारा उन्होंने कर दिया कि प्रशासनिक खेल कितना बड़ा होने जा रहा था इसमें, और प्रशासनिक अनुभव की बात जिससे कही जा रही उसका तो कोई रोल ही नहीं था। जिनका रोल था वही कह रहे थे कि प्रशासनिक अनुभव उनको नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का क्या खेला है। इसके पीछे का सीधा सा खेला है कि इस पर सरकारी ईओ या सीईओ बिठा दीजिए, फिर कोई हिसाब कहीं से लेने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, और ना ही किसी के पूछने की हैसियत होगी। वो तो अच्छा ये हुआ कि तय हो गया कि भाई सीईओ ट्रस्ट बिठाएगी। ट्रस्ट, इधर कोई सरकारी एक्शन होता, सरकारी कोई निर्देश जारी होता, उससे पहले या कोर्ट उस पर जारी करता, उससे पहले ये तय हो गया कि एक सीईओ ट्रस्ट के अंदर बिठाया जाएगा, जिसकी इस समय जांच पड़ताल चल रही है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, और उसमें एक रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जो उसको कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये निकलना शुरू हुआ है। ये कहां तक जाएगा? मुझे लगता है कि मुझे और भी इस पर एपिसोड करने का अवसर मिलेगा, और जब जब इस पर कोई बात निकल कर आएगी तब मिलेगा। लेकिन आपको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो 5 एपिसोड मैंने जारी किए थे, उन 5 को आपने जिस प्रकार से स्प्रेड आउट किया और जिस प्रकार से वो चले, मीडिया ने वो विषय उठाए, बुद्धिजीवियों ने विषय उठाए, लोगों ने प्रश्न करने शुरू किए, लोगों ने सोशल मीडिया चलानी शुरू की, उसका परिणाम निकला कि मंदिर आज बच गया है और चंपत जी क्लीन निकल गए हैं।
अब चंपत जी ने खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। अभी तो उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है। मैं समझता हूं अगर और बात आगे बढ़ी तो निश्चित तौर से वो इसको निकालकर बाहर लाएंगे और तब क्या कैसे हुआ, किसने क्या किया, इन विषयों पर भी बातें निकल कर आएंगी। अब सवाल यही है कि अब आगे की जांचें कौन करेगा, कितनी करेगा, कैसे करेगा और क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा। जैसे अपडेट आएगा मैं जरूर आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।